हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ट्यूटोरियल सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग ऑटोमेटा के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन से डीएफए बनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आर्डेंस थ्योरम की। आर्डेंस थ्योरम से क्या करेंगे हम? आर्डेंस थ्योरम के थ्रू हम एक डीएफए से रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हमें एक डीएफए से रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है तो हमें आना चाहिए आर्डेंस थ्योरम। आर्डेंस थ्योरम सिंपली है क्या? मान लीजिए तीन रेगुलर एक्सप्रेशन है आर, पी एंड क्यू, और उनके बीच में रिलेशनशिप कुछ इस तरह से है। आर इज डिफाइंड बाय क्यू प्लस आर पी। यहाँ पे ये देखिए, ये जो है सेम होना चाहिए। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर पी प्लस क्यू। तो आपका ये आर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, उसके साथ कोई और रेगुलर एक्सप्रेशन होना चाहिए, प्लस पी डज नॉट कंटेन एप्सिलॉन, यानी कि पी में एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए। क्यू में एप्सिलॉन हो सकता है लेकिन पी में एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू क्यू, यानी कि क्यू और इस आर को छोड़ देंगे और पी का स्टेरिक, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसको प्रूव करने का कोई खास मेथड नहीं है। बुक्स में जनरली कई तरीके से प्रूव किया जा सकता है, लेकिन आप यहाँ खुद देख सकते हैं कि जब आर और आर पी, अगर इस क्यू को इग्नोर कर दिया जाए, यहाँ पे क्यू को हम छोड़ देते हैं अभी, तो आर देखिए आर पी पे डिपेंड करता है, यानी कि आर की जब हम वैल्यू रिपीट करेंगे तो इसकी जगह आर पी आर पी आर पी कई बार लिखेंगे, तो यानी कि पी हर बार रिपीट हो रहा है, और क्यू आपके साथ है तो क्यू के साथ पी का रिपीटेशन, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो ये आपका आर्डेंस थ्योरम था। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ये अगर आपके पास एक इक्वेशन है या ये इक्वेशन है तो उसको हम इस इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए अब एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि इससे हम कैसे आपका रेगुलर एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमें करना क्या है? हमारे पास एक डीएफए होना चाहिए और डीएफए को हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो चलिए हम एक तीन स्टेट वाला डीएफए लेते हैं, क्यू नॉट, क्यू वन और क्यू एफ। ठीक है, ये आपका इनिशियल स्टेट है और ये आपका फाइनल स्टेट है। इसमें आपका इनपुट है ए और इनपुट ए पे आपका वहां जा रहा है और इनपुट ए पे यहां जा रहा है, और इनपुट बी पे अगर बात करें तो इनपुट बी पे यहां आ रहा है और इनपुट बी पे यहां जा रहा है। देखिए ये अब ये आपका डीएफए ना होके एनएफए है। क्यों? क्योंकि ए पे यहां भी आ रहा है, ए पे यहां भी जा रहा है, सेम स्टेट से दो जगह आपका जा रहा है, तो ये आपका एनएफए है। उसके बाद ये आपका यहां से ए, आपका ये यहां से बी। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है। अब आर्डेंस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले हमें इसको उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए कई बुक्स में इसको एप्सिलॉन क्लोजर बोला जाता है। एप्सिलॉन क्लोजर बोला जाता है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको इस तरह से लिखते हैं कि जिस स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर लिखना होता है उस स्टेट को लिखते हैं। उसके बाद उस स्टेट को कौन कौन से आउटपुट के द्वारा हम गेन कर सकते हैं वो हम लिखते हैं, कौन कौन से इनपुट के द्वारा उसको गेन कर सकते हैं। जैसे हम अगर एप्सिलॉन क्लोजर अगर निकालें हम क्यू नॉट का, तो क्यू नॉट कहाँ से आ सकता है? अगर हम क्यू नॉट का एप्सिलॉन क्लोजर निकालें तो कहाँ कहाँ से आ सकता है? एक तो क्यू वन पे अगर हम इनपुट ए अप्लाई करें, क्यू नॉट पे अगर हम ये अप्लाई करें, देखिए ये अगर ए अप्लाई करते हैं क्यू नॉट पे तो हमें ये आउटपुट मिल जाता है। क्यू नॉट पे ए अप्लाई करने पे मिलता है क्यू नॉट। उसके अलावा और कहीं से मिल सकता है? ठीक है, जब हमें एक से ज्यादा जगह से मिलता है तो हम उसको प्लस लगाते हैं। अब देखिए अगर हम Q1 पे हम B इनपुट अप्लाई करें, यानी कि Q1 को हम B अप्लाई करें तब भी हमें Q नॉट मिलता है। और तीसरा, जैसे पहली स्टेट के लिए एप्सिलॉन, अगर हम इनिशियल स्टेट है तो उसमें एप्सिलॉन लेंगे, इन कंडीशन में एप्सिलॉन नहीं लेंगे क्योंकि इसके पहले डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है। इसके लिए तो ऑप्शन Q नॉट है, लेकिन Q नॉट के लिए
ऑप्शन कोई नहीं है, तो उसके लिए हम एक एप्सिलॉन अपनी तरफ से मानते हैं। अब हम Q1 का क्लोजर निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, Q1 यानी कि ये वाली स्टेट, ये कहाँ कहाँ से आ सकती है? सबसे पहले देखिए ये कहाँ से आ सकती है, ये आपकी यहाँ से जा रही है। ये अगर ए इनपुट दिया जाए, यानी कि Q0 पे ए इनपुट दिया जाए, तो हमें क्या मिलेगा? Q1 मिलेगा। उसके अलावा अगर Q2 पे बी इनपुट दिया जाए, सॉरी Q1 पे बी इनपुट दिया जाए, Q1 पे बी इनपुट दिया जाए, तब भी हमें ये आउटपुट मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम QF पे बी इनपुट दें, QF पे अगर हम बी इनपुट दें, तब भी हमें ये Q1 मिलेगा। तो हमें यहाँ 3 कंडीशन में मिल सकता है, तो तीनों को हमने प्लस करके लिख दिया। अभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, सॉरी यहाँ पे ये ए है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसमें भी आपका ए आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका इस तरह से आ जाएगा। उसके अलावा अब आप आते हैं QF पे। QF आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है? QF आपको मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ Q1 से। तो Q1 पे अगर हम ए इनपुट अप्लाई करें, तो हमें मिलेगा आपका QF। ये हमारा नॉर्मल डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हमें क्या करना है, ये क्लोजर निकाल लिए हैं। अब हमारे पास ये फिगर है। अब इस फिगर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इस फिगर से इतना काम करना था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, गौर से समझिएगा। करना क्या है, हमें इनका एप्सिलॉन क्लोजर का मतलब क्या हुआ कि हम इसको, यानी कि जो इनपुट ये स्टेट्स हैं, इनको कैसे गेन कर सकते, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। Q0 हमें कहाँ से मिल रहा है? एक तो चूंकि ये इनिशियल स्टेट है, तो इनिशियल स्टेट में एप्सिलॉन लगाना ही लगाना है, तो ये तो एप्सिलॉन से मिल सकता है। प्लस अगर हम Q0 पे ए इनपुट अप्लाई करें तब भी मिलेगा, तो Q0 पे ए इनपुट अप्लाई करने पे भी मिल रहा है, और Q1 पे बी अप्लाई करने पे भी हमें मिल रहा है, सॉरी। तो इस तरह से हमें ये मिल रहा है। इस तरह से Q1 पे आ जाए। Q1 हमें कहाँ से मिल रहा है? अगर हम Q0 पे ए अप्लाई करते हैं तो हमें Q1 मिलता है, और QB पे 1 अप्लाई करते हैं तब भी हमें Q1 मिलता है, और उसके बाद QF पे ए अप्लाई करते हैं तब भी मिलता है। लेकिन QF के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, Q1 पे ए अप्लाई करना। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। अब हमें क्या है, आर्डेंस थ्योरम की जरूरत है। आर्डेंस थ्योरम का मैं स्टेटमेंट यहाँ लिख दे रहा हूँ, R टेंड्स टू Q प्लस R P। तो इसमें R की जो वैल्यू आएगी वो आएगी Q P स्टाइल। ओके, अब देखिए हमें QF की वैल्यू से हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो ये इन तीनों को मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं की मुझे जरूरत है। Q0 A प्लस Q1 V प्लस एप्सिलॉन। दूसरा है आपका Q1 A प्लस Q1 V प्लस QF A, और QF जो आएगा आपका Q1 A। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, हमें इनसे सारी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, और फाइनली हमें निकालना है इसका रेगुलर एक्सप्रेशन। ये करना क्या है हमें, उसके लिए करना क्या है, देखिए अगर हम ये वाली कंडीशन ले आते हैं तो ही हमारा काम बनेगा। तो इसमें हमारे इसके लिए कितने टर्म होने चाहिए? 1 और 2। इसमें कितने टर्म है? 3। इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसमें कितने टर्म है? 3। इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। इसमें 1 टर्म है, यानी कि हम इसको आर्डेंस थ्योरम में अभी मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो हमें इसमें कुछ कैलकुलेशन करने होंगे मैथमेटिकल। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, QF ये जो वैल्यू है ये पहले से डिफाइंड है, तो इसकी वैल्यू हम कहीं भी रख सकते हैं। इसमें तो QF कहीं है नहीं, यहाँ पे QF है, तो इसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा? Q1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी Q0 A प्लस Q1 B प्लस QF A, सॉरी। और इस QF की वैल्यू हम ये उठा के यहाँ से ये वैल्यू यहाँ उठा के रख देते हैं। तो जब जैसे ही हम ये वैल्यू रखेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे Q1 A, और ये पहले से A है तो Q1 A हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ Q1 A। इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, देखिए ये इतनी वैल्यू जो है, ये वैल्यू ये यहाँ से उठा के रखी है QF की वैल्यू, और A की वैल्यू पहले से पड़ा हुआ था। अब देखिए क्या है, अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। Q1 = Q0
ए प्लस Q1 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है B प्लस ए। ओके, अब देखिए, अब ये इस फॉर्म में आ गया है R इक्वल्स टू Q प्लस आर पी, जबकि P आपका ये पूरा है, Q आपका ये है, R देखिए सेम यहाँ पे Q1। इज इट क्लियर? इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, हमारा क्या आएगा इसका R इक्वल्स टू Q P स्टेरिक, तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी Q क्या है हमारा Q नॉट A, और P स्टेरिक, P क्या हमारा ये इतना, तो B प्लस ए का स्टेरिक। अब मैं इस बीच वाली चीज को इरेज कर दे रहा हूं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा फाइनली ये आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब क्या करना है हमें, अब कुछ नहीं करना है हमें, Q1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे फाइंड हो गई, तो हम यहाँ पे Q1 की वैल्यू यहाँ पे लिखते जा रहे हैं सारी वैल्यू। Q1 की वैल्यू है Q नॉट A B प्लस ए का स्टेरिक, ये हमारी नई वैल्यू आ गई है। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ इस पूरे को, क्योंकि इसकी मुझे सिर्फ Q1 की वैल्यू निकालने तक इसका काम था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको नोट करते जाइए, क्योंकि मेरे पास इतना छोटा ही बोर्ड है, तो मैं इसी में मैं सारी चीज़ें मेंशन करता जा रहा हूँ। अब हम Q1 की वैल्यू, अब देखिए ये इसको हमने सॉल्व किया और हमारा सॉल्व हो गया हार्डिंग थ्योरम से। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको पहले रिड्यूस करना होगा। रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए Q1 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो Q नॉट की वैल्यू क्या है, Q नॉट A प्लस Q1 B प्लस एप्सिलॉन। तो हम यहाँ पे Q1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो Q नॉट की वैल्यू हो जाएगी Q नॉट A प्लस, देखिए आएगा Q नॉट A B प्लस ए स्टेरिक, और ये जो B था ये B एज इट इज आएगा स्टेरिक B, और उसके बाद प्लस एप्सिलॉन। ये बाकी चीज़ें एज इट इज आई हैं, बस एक Q1 की वैल्यू यहाँ पे उठ के आ गई है। अब यहाँ पे देखिए Q नॉट और Q नॉट, इसको कॉमन ले लीजिए, तो Q नॉट कॉमन लेंगे जब हम, तो क्या आएगा, Q नॉट कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आएगा A प्लस, अब देखिए ये A यहाँ बचेगा B प्लस ए स्टेरिक B प्लस एप्सिलॉन। अब यहाँ पे ये गलती मत कर दीजिएगा कि ए को उठा के आगे ले आए, ए भी यहाँ नहीं आएगा, बी यहीं रहेगा, यहीं है तो वहीं रहेगा, उसी क्रम में रखना है। ये नहीं कि आप यहाँ ए बी को इस तरह लिख दें इसको पीछे ले जाएं, नहीं, ये रेगुलर एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही कंडीशन हो गई, आर इक्व टू आर पी क्यू पी। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि P की वैल्यू एप्सिलॉन नहीं होनी चाहिए, Q की वैल्यू एप्सिलॉन नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो कुछ बोला नहीं था। Q कुछ भी हो सकता है, बस P के अंदर एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अब इसमें हम वही हार्डिंग थ्योरम में लगाएंगे, R इक्वल टू Q P स्टेरिक। ओके, तो यहाँ पे आएगा Q नॉट इक्वल टू Q क्या है आपका एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, और आपका ये पूरा A प्लस ए बी प्लस ए स्टेरिक B, और इसका होल स्टेरिक। अब ये एप्सिलॉन का कोई अपना खुद का वजूद तो होता नहीं है। अगर एप्सिलॉन का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने आइडेंटिटीज में बताया था आपको कि एप्सिलॉन का किसी में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्केटिनेट करते हैं, तो वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी सिंपली, तो A प्लस ए बी प्लस ए स्टेरिक B का होल स्टेरिक। अब क्या करते हैं कई लोग कि ये हमारा आंसर आ गया, इसको आंसर लिखते हैं, इसको बॉक्स में रखते हैं और यहाँ पे आंसर डालते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, तो यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ये वैल्यू आपको फाइंड नहीं करनी थी, आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू यानी कि जो QF की वैल्यू है, वो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। अभी आपने किसकी वैल्यू फाइंड की है, Q नॉट की, तो मैं यहाँ पे Q नॉट की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, Q नॉट इक्वल टू A प्लस ए बी प्लस ए स्टेरिक B का होल स्टेरिक। ये मैंने इसकी वैल्यू भी यहाँ लिख दी। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ,
अब देखिए, अब इसके आगे जो करना है वो वहाँ पे ध्यान रखना है। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ तक छोड़ के चले जाते हैं और फिर मार्क्स कम आते हैं तब बोलते हैं कि मार्क्स नहीं आए। मैंने पूरा सही किया था, उसके बाद भी मार्क्स नहीं आए हैं। तो देखिए अब करना क्या है, हमें क्या निकालना है, क्यू एफ। तो क्यू एफ निकालने के लिए क्या जरूरत है, क्यू वन की। तो क्यू वन हम निकाल चुके थे, लेकिन उसमें क्यू नॉट आ रहा था। तो यहाँ पर अगर हम क्यू नॉट की वैल्यू यहाँ रख दें तो हमें क्यू वन आ जाएगा, और उस क्यू वन की वैल्यू यहाँ रख देंगे। चलिए रखते हैं। तो क्यू नॉट की वैल्यू जो हम इसमें रखते हैं, तो क्यू वन की वैल्यू क्या आएगी, क्यू नॉट की वैल्यू की जगह हम ये वैल्यू रख देते हैं। तो टोटल ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। ये था आपका क्यू नॉट ए, क्यू नॉट ए बी प्लस ए का स्टेरिक यही था। तो क्यू नॉट की वैल्यू रख दीजिए, क्यू नॉट सॉरी क्यू वन इक्व टू ये आएगा आपका ए प्लस ए बी प्लस ए का स्टेरिक बी का होल स्टेरिक। और उसके बाद ये सिर्फ क्यू नॉट की वैल्यू थी इतनी, उसके बाद इसको एज इट इज रखना है। तो ए बी प्लस ए का होल स्टेरिक, ये किसकी वैल्यू हुई, क्यू वन की। हमें निकालना क्या है, क्यू एफ। तो क्यू एफ की वैल्यू क्या थी, क्यू वन ए, इसकी वैल्यू थी क्यू वन ए। तो हमें ये क्यू वन की वैल्यू ये उठा के यहाँ रख देनी है। तो क्यू एफ की जगह हम रखेंगे क्यू वन की वैल्यू। तो क्या है, ए प्लस ए बी प्लस ए स्टेरिक बी होल स्टेरिक ए बी प्लस ए होल स्टेरिक। तो ये हमारी इतनी क्यू वन की वैल्यू हो गई, ये हमारी इतनी क्यू वन की वैल्यू हो गई टोटल। और इसके बाद हमें इस ए को एज इट इज यहाँ रखना है ए। तो ये जो सारी वैल्यू यहाँ से क्यू वन की इतनी उठा के लाए थे हम, इतनी वाली वैल्यू, और ये बाद में रखा है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, क्यू एफ, यही हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है, ए प्लस ए सॉरी बी प्लस ए स्टेरिक बी होल स्टेरिक ए बी प्लस ए होल स्टेरिक ए। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, और यही हमारी होगी रेगुलर एक्सप्रेशन। तो कई लोग यहाँ तक आंसर छोड़ के चले जाते हैं और वहीं पे उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो चलिए, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसी ट्रिक से। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, तो ये था आर्डेंस थ्योरम के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।